हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित आईएएस। गर्वित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 और 18 फरवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं 3 तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह पर। देखते हैं चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में इसलिए हैं कि अभी जो वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट है उसने इन प्रथाओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। और किन आधारों पर चुनौती दी है, ये 3 आधार हैं, इनको आप ध्यान रखना। लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय नियमों। और लैंगिक समानता आप जानते हैं एक मूल अधिकार है, तो ये कहते हुए कि ये मूल अधिकार से संबंधित मामला है, मानवाधिकारों से संबंधित मामला है, तो इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। ये कल हमने आपको बताया था कि संवैधानिक पीठ उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं। और संवैधानिक पीठ के पास इस तरह के मामले जाते हैं जिनमें संविधान के निर्वचन से संबंधित कुछ मसला हो। तो हम देखेंगे कि इसमें संविधान के निर्वचन का मामला कैसे आता है। उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे भारत के संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। आप जानते होंगे कि भारत के संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है और इसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं। लेकिन आप में से ज़्यादातर इसमें 14 से लेकर 32 तक आर्टिकल पढ़ते होंगे। 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ तक, जबकि इसका अनुच्छेद 12 और 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और इसके जो आगे के अनुच्छेद हैं 33, 34, 35, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आज हम देखेंगे 12 और 13 को डिटेल में। आप इनको आपकी पॉलिटी की बुक में पढ़ लेना, लेकिन ये क्यों बनाए गए हैं और किस तरह के प्रावधान इनमें हैं, उनको मोटे तौर पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो भाग 3 है, इसमें आर्टिकल में बार बार चर्चा की गई है कि राज्य इस तरह के काम नहीं करेगा, या हम कहते हैं कि भाग 3 राज्य पे कुछ निर्बंधन लगाता है। तो जब हम भाग 3 के लिए राज्य बोल रहे होते हैं तो भाग 3 के लिए राज्य का क्या मतलब होता है? क्या राज्य का मतलब केंद्र सरकार होता है? क्या राज्य का मतलब राज्य सरकार होता है? या क्या राज्य का मतलब स्थानीय सरकारें होती हैं? तो भाग 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में निम्नलिखित शामिल होंगे। नंबर 1 भारत की सरकार और संसद। नंबर 2 राज्य की सरकार और संसद, सभी स्थानीय निकाय और भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, यानी कि जो पीएसयूज़ वगैरह आते हैं उस तरह की चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसके 3 भाग हैं, 13(1), 13(2) और 13(3). भाग 13(1) ये कहता है कि अगर हम मान लें यहाँ पे संविधान लागू हुआ 1950 में, तो संविधान लागू होने से पहले की कोई भी ऐसी विधि जो भाग 3 के प्रावधानों का, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वह उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक उल्लंघन करती है। और 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद की कोई भी विधि, यानी कि राज्य कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो इस भाग 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। और अगर वो भाग 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी तो उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक उल्लंघन करती है। तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक उल्लंघन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विधि बनाई राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, स्थानीय निकाय ने, या जो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन संवैधानिक गैर संवैधानिक प्राधिकरण है उन्होंने, मान लिया उसमें कोई 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट मूल अधिकारों का उल्लंघन करता था, बाकी के 4 नहीं करते थे, तो पहला पार्ट तो शून्य माना जाएगा, मतलब ये लागू नहीं रहेगा, और बाकी के 4 पार्ट लागू रहेंगे। तो इसको बोलते हैं कि उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक उल्लंघन करती है। अब हम बार बार कह रहे हैं राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, तो राज्य तो हम समझ रहे हैं कि राज्य के तहत 4 चीज़ें आ रही हैं जो ऊपर हमने पढ़ ली। विधि की भी परिभाषा है, तो अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सी विधियाँ। 4 तरह की विधियाँ इसमें दी हैं। स्थायी विधियाँ जो संसद या राज्य के विधानमंडल बनाते हैं, अस्थायी विधियाँ जो राज्यपाल या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, प्रत्यायोजित विधान जो कार्यपालिका नियम, विनियम या आदेश, अधिसूचनाएं जारी करती है, और विधि के गैर विधायी स्रोत, यानी कि विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथाएं। तो ये आज हमारे काम का है, विधि के गैर विधायी स्रोत कैसे काम का है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 13(2) ये प्रावधान करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, अगर बनाएगा तो शून्य मानी जाएगी। और 13(1) ये कहता है कि ऐसी कोई भी विधि संविधान लागू होने के पहले की शून्य मानी जाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। और विधि में प्रथाएं भी शामिल हैं, मतलब अगर कोई ऐसी प्रथा है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उसको भी शून्य माना जाएगा। और अभी आपने देखा एनडीए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो उपरोक्त विधाएं हैं ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य घोषित, अवैध घोषित होनी चाहिए और इनको शून्य माना जाना चाहिए। तो ये जो अनुच्छेद 12 और 13 है ये इस बार प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये लैंगिक समानता को बढ़ाती हैं? तो 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला होता क्या है इसको समझ लेते हैं। 3 तलाक आपको पता ही होगा, मुस्लिम धर्म में 3 बार अगर कोई पुरुष तलाक 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 बोलता है तो उसका उसकी पत्नी से संबंध विच्छेद माना जाता है, मतलब उनका तलाक हो जाता है। बहुविवाह कि मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक महिला से विवाह करने की परमिशन है, तो वो बहुविवाह। निकाह हलाला क्या होता है? तो इसको देखिए, न्यूज़ में 2 तरह के पक्ष थे जो आज न्यूज़ कलेक्ट किए हैं, दोनों को समझ लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे कि एग्जैक्ट क्या है। एक में है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम धर्म में कोई पुरुष किसी महिला से विवाह करता है और ये पुरुष इस महिला को 3 बार तलाक 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 बोलकर इससे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। कुछ दिन बाद दोनों में जो विवाद था वो विवाद दूर हो जाता है और दोनों फिर से साथ साथ रहना चाहते हैं। तो अब ये महिला इस पुरुष के साथ जब तक नहीं रह सकती जब तक कि वो किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करे और उस पुरुष को तलाक ना दे दे, या फिर जिस अन्य पुरुष के साथ विवाह किया है उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो वापस इसके साथ नहीं रह सकती। तो इसको बोलते हैं निकाह हलाला। जबकि कुछ जगह दिया गया है कि एक बार में ऐसा नहीं होता, अगर किसी पुरुष ने किसी महिला को तलाक दे दिया, वापस साथ रहना चाहता है तो रह सकता है, फिर दोबारा तलाक दे दिया, फिर साथ रहना चाहता है, रह सकता है, लेकिन जब तीसरी बार अगर वो इस तरह से तलाक दे देगा तो उसके बाद वो साथ नहीं रह सकता जब तक ये महिला किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करके उसे तलाक ना ले ले या जिस अन्य पुरुष के साथ इसने विवाह किया है उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसमें फिर अनुच्छेद 13 का जो प्रावधान है वो हमारे लिए काम का हो जाता है। और जब 13 में हमने यहाँ तक देखा है तो कुछ आगे के प्रावधान भी देख लेते हैं। 13 जो आर्टिकल है काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे उठता है, आपने ये देखा कि अनुच्छेद 13(3) के तहत अगर कोई विधि है तो अनुच्छेद 13(2) के तहत वो मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। अगर वो मूल अधिकारों को कम करेगी तो वो विधि अवैध असंवैधानिक घोषित हो जाएगी और उसको शून्य माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो संविधान संशोधन है क्या वो अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि है? अगर वो विधि है तो इसका मतलब विधानमंडल संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, और अगर वो विधि नहीं है तो विधानमंडल संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था जो बार बार न्यायपालिका के सामने आता था। तो इसमें देखते हैं कि अब तक क्या डिसीजन लिए गए हैं और अभी फाइनल जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले ये केस 1951 में आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको बोलते हैं संकरी सिंह बाद। तो उस समय इसमें डिसीजन दिया गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। इसका मतलब अनुच्छेद 13(3) में जो हमने विधि की परिभाषा देखी है उसमें संविधान संशोधन नहीं आता। इसका मतलब संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती थी। 1965 में सज्जन सिंह बाद ऊपर वाले डिसीजन को बनाए रखा गया। 1967 में गोलकनाथ बाद इसमें ऊपर वाले डिसीजन को पलट दिया गया और कहा गया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है और संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब 2 विपरीत डिसीजन हो गए थे, एक 1965 का, एक 1967 का। ये कह रहे हैं कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और ये कह रहे हैं नहीं कर सकती है। तो फाइनली जो इसका वर्डिक्ट आया जो अभी तक मान्य है वो है 1937 केशवानंद भारती बाद। यही फाइनल कंडीशन है जो आज की डेट में हमको याद रखनी है कि अभी वर्तमान में क्या है। काफ़ी अच्छा डिसीजन है और इस डिसीजन में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। कैसे? इन्होंने कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। तो ये आप याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13(3) के तहत संविधान संशोधन को विधि माना जाता है या नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे नहीं माना जाता। अगर 13(3) के अर्थों में ये विधि नहीं है तो इसका मतलब इसके माध्यम से मूल अधिकारों में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि 13(3) के तहत जो विधि हैं उनके द्वारा नहीं लाया जा सकता। तो उन्होंने बोला संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन को 13(3) के अर्थों में विधि नहीं माना जाता। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम में हमको काफ़ी काम आएगी। तो इसको बताने से पहले आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ये सोचें कि आप बार बार सुनते हैं न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन का जो शक्ति है वो उसको प्रदान की गई है?
तो हम आपको बता दें कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। फिर न्यायालय को ये शक्ति कहाँ से मिली? तो ये जो अनुच्छेद 13 है, न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता था कि अगर राज्य कोई इस तरह की विधि बनाता है जो विधि भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को सीमित करती है या कम करती है, तो उस विधि को सीमा तक शून्य माना जाएगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से यह शक्ति मिलती है कि वो राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों की जांच करे कि क्या वो मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। और फिर केशवानंद भारती में एक बड़ा डिसीजन दे दिया गया कि मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करती हैं। तो एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को केशवानंद भारती बाद में बढ़ा दिया। जहां वो पहले मूल अधिकारों पे थी, उसको बढ़ा के फिर मूल ढांचे पे ले आए गए। और वर्तमान में स्थिति ये है कि जो संविधान के अनुच्छेद 13 और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य डिसीजनों से जो फाइनल शक्ति प्राप्त की गई है कि किसी विधि की संवैधानिकता 3 आधारों पर जाँच की जा सकती है। प्रीलिम्स में ये आपके काफ़ी काम आएगा। पहली बात, वह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करती है। दूसरी बात, वो निर्धारित प्राधिकार के बाहर तो नहीं है। निर्धारित प्राधिकार मतलब क्या वो विधि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है जो उसके लिए प्राधिकृत नहीं है, मतलब नॉन ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा कोई विधि बनाई गई है। और नंबर 3, यह संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करती हो, किसी भी संविधान के उपबंध का, किसी भी अनुच्छेद का। तो अगर वो विधि इस तरह का उल्लंघन करती है तो उसको उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इशू बनने वाला है, 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह। तो इसमें जो भी डिसीजन आएगा हम उसको ध्यान रखेंगे कि क्या होता है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ है मिल वांचे, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिल वांचे क्या है ये आप ध्यान रखना। तो मिल वांचे कार्यक्रम के तहत पंजीकृत व्यक्ति प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य रुचिकर किताबें पढ़ने को प्रेरित करेंगे। मतलब कुछ पर्सन्स का रजिस्ट्रेशन करा जाएगा जो इस बात के लिए इच्छुक होंगे और वो प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में जाकर बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकते हैं। इस तरह का एक प्रोग्राम है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है। नेक्स्ट न्यूज़ जीलैंडिया से संबंधित है। देखते हैं जीलैंडिया क्या है। तो अभी कल या परसों ही हमने आपको बढ़ाया था ग्लोरिया नोल्स क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में भूमि का एक बड़ा टुकड़ा मिला था जिसको बोला गया है ग्लोरिया नोल्स। मॉरिसिया क्या है, तो बताया था कि हिंद महासागर में, अफ्रीका, यहाँ मेडागास्कर के पास में द्वीपीय देश है मॉरिशस के नीचे एक द्वीप पाया गया है जो कि पेंजिया का ही भाग है, तो उसको बोला गया है मॉरिसिया। और अब न्यूज़ में है कि जीलैंडिया देख लेते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के इधर न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड वाला भाग और इसके चारों तरफ का ये वाला भाग, इसको बोला जा रहा है जीलैंडिया। और ऐसा माना जा रहा है कि इसको विश्व का 8वां महाद्वीप माना जा सकता है। तो ये मॉरिसिया अभी इसको भी रिकॉग्नाइज़ होना बाकी है, मतलब ये भी संभावित है, जीलैंडिया भी संभावित है, ग्लोरिया नोल्स भी संभावित है। लेकिन चूंकि ये तीनों ही नाम चर्चा में हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना है किससे संबंधित हैं। जीलैंडिया के बारे में और भी काफ़ी फैक्ट आए हैं, न्यूज़ इसमें सब दी हुई है, आप पढ़ लेना। जैसे कुछ फैक्ट इसमें काम के ये हो सकते हैं कि इसको 8वां महाद्वीप माना जा रहा है, ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर है, महाद्वीप का 94% हिस्सा जल से ढका हुआ है और ये 3 बड़े भूभागों से मिलकर बना है। इसमें न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप और कैलिडोनिया का उत्तरी हिस्सा इसमें शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत का गोंडवाना क्षेत्र है उसका 5% भाग भी कभी जीलैंडिया का हिस्सा हुआ करता था। बाकी आपको इस न्यूज़ में मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट न्यूज़ सिक्किम से संबंधित है। तो सिक्किम के बारे में आप ध्यान रखना कि सिक्किम खुले में शौच मुक्त भारत का पहला राज्य बन गया है और अभी 3-4 महीने पहले ही ये देश का पूर्णतः जैविक राज्य बना है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना कि एक तो ये खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बना है देश का और पूर्णतः जैविक राज्य बना है। नेक्स्ट न्यूज़ माफलांग गांव से संबंधित थी। तो ये माफलांग विलेज क्या है इसको भी देखते हैं। ये दोनों ही ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ हैं। तो माफलांग गांव क्या है उसको देख लेते हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन जो कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित न्यूज़ में सिक्किम था तो सिक्किम के साथ में मेघालय दे दिया गया, इसलिए चर्चा में फिर से आई है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। तो मेघालय का गाँव है माफलांग गाँव, इसको एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव का खिताब मिला है। तो आप ध्यान रखना, एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव है माफलांग गाँव। कहाँ पड़ता है ये? मेघालय में। और मेघालय में भी आप जानते हैं कि मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया ये 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो इसकी जो खासी पहाड़ी है उसमें ये पाया जाता है माफलांग गाँव, मतलब जो खासी पहाड़ी वाला क्षेत्र है उसमें। और अभी पीएम यहाँ पे गए थे कुछ एक 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने एक नगाड़े जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया था। तो इसका नाम वगैरह हम देख लेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कभी आगे उस पर डिस्कस कर लेंगे कि उसका यंत्र का नाम क्या था। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
बाकी माफलांग गांव से संबंधित कुछ बातें हैं, हो सकता है अगर इस पर क्वेश्चन बने तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में और स्टेटमेंट भी दे दिए जाएँ कि इसको भगवान का बगीचा भी कहा जाता है, यहाँ की साक्षरता दर 100% है, और ये जो सफाई है सब ग्रामवासी स्वयं करते हैं, किसी तरह के प्रशासन पे वो आश्रित नहीं है। और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ये खासी हिल्स वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्यम आय समूह योजना। तो इस योजना को उच्चतम न्यायालय ने लागू किया है, ये आप ध्यान रखना। ये किस तरह की योजना है, तो अभी कल या परसों के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ कानूनी सहायता का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो नालसा के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ पे हमने आपको एक क्राइटेरिया दिया था कि नालसा से किन किन लोगों को सहायता प्राप्त की जा सकती है। वो क्राइटेरिया उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको दोबारा पढ़ लेना। तो जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं या उससे ज़्यादा आय वर्ग के लोग हैं, यहाँ नाम भी दिया गया है मध्यम आय समूह। तो इस तरह के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट का खर्च ज़्यादा है, नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये योजना लागू की है। इसमें एक सोसाइटी बनाई जाएगी, उस सोसाइटी में बहुत कम खर्च में हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमारा केस उस सोसाइटी के लिए ठीक माना जाता है तो फिर कोई वकील हमको प्रोवाइड कराया जाएगा और वो वकील हमारे केस को लड़ेगा। ये इसका क्राइटेरिया है कि इसके तहत 60,000 रुपये प्रति महीने और 7,50,000 रुपये वार्षिक आय से कमाए वाले लोग कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक कमाए वाले लोगों को सहायता प्राप्त थी, और अब मध्यम आय समूह वाले जो लोग हैं उनको भी, इनको नालसा के माध्यम से, और इनको जो ये सोसाइटी बनाई गई है इस सोसाइटी के माध्यम से, और इसको नाम क्या दिया गया है, मध्यम आय समूह योजना। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना आप। काफ़ी खाली यही आ सकता है मध्यम आय समूह योजना किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना उच्चतम न्यायालय ने इसको लागू किया है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार तारिणी। देखते हैं ये है क्या। तो न्यूज़ में था कि ये दूसरी सागर नौका तारणी है। दरअसल भारतीय सेना ने विश्व के पहले महिला परिनौ संचालन अभियान की परिकल्पना की है। मतलब हम एक ऐसी नौका बनाना चाह रहे हैं जो जिसमें जो क्रू मेंबर हों, जो चलाने वाले लोग हों, वो सब महिलाएं हों, जैसे कि हमने महिला बैंक बनाया है उस तरह से। तो ये पहली महिला परिनौ संचालन नौका होगी तारणी, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि इसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित न्यूज़ है, तो इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूज़ में था कि इस नौका का जो डिज़ाइन है, यानी कि तारणी का जो डिज़ाइन है, वो गंजम जिले के प्रसिद्ध तारा तारणी मंदिर से प्रेरित है। तो इस तरह के स्टेटमेंट भी हमारे लिए काम के हो सकते हैं। बाकी तारणी शब्द का मीनिंग, कि तारणी का हिंदी अर्थ होता है नौका, और संस्कृत में इसका मीनिंग होता है तारने वाला। तो तारणी आप ध्यान रखना कि नौका है जिसका परिसंचालन महिलाओं के माध्यम से किया जाएगा, और इसका जो डिज़ाइन है वो तारा तारणी मंदिर से लिया गया है। ये न्यूज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार प्रीलिम्स के लिए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, इसको समझते हैं। पहले देखते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि SPMCIL ने दुनिया के विमुद्रीकरण की सबसे बड़ी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उन्होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण का इतिहास लिखा जाएगा तब SPMCIL का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि ये है क्या। तो ये एक तरह का PSU है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना भारत सरकार की 4 टकसाल, 2 करेंसी नोट, 2 सिक्योरिटी प्रेस और 1 सिक्योरिटी पेपर मिल के प्रबंधन के लिए की गई थी। मतलब ये ऐसा PSU है जो इन सब का प्रबंधन करता है। पहले इनका प्रबंधन कौन करता था? तो पहले इनका प्रबंधन सीधे वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता था, और ये जो PSU है इसको बनाया गया था 2006 में। और इसकी श्रेणी ध्यान रखना आप कि एक मिनी रत्न PSU है, तो ये आप ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, मिनी रत्न है, केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में काम करती है, और ये जो हमारी टकसाल या करेंसी नोट हैं इन सब के प्रबंधन के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि विमुद्रीकरण काफ़ी चर्चा में है, तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, और ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हमें लगा, तो इसलिए करा रहे हैं। एंड इसके ग्राहक कौन कौन होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक कौन कौन उसमें आते हैं। तो इसी तरह इसका भी था कि इसमें कौन कौन आते हैं। तो इसके ग्राहक में भारतीय रिजर्व बैंक, ये किस लिए, कि जो करेंसी नोट होते हैं उसके लिए, गैर जुडिशियल स्टाम्प पेपर और संबद्ध स्टाम्प पेपर के लिए राज्य सरकारें, मतलब राज्य सरकारें भी इसकी ग्राहक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भी है, वो स्टाम्प पेपर के लिए, वो करेंसी नोट के लिए, पोस्टल स्टेशनरी और स्टाम्प आदि के लिए डाक विभाग। तो डाक विभाग, राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सब इसके ग्राहक में आते हैं, ये आप ध्यान कर लेना, प्रीलिम्स में ये काम का हो सकता है। बाकी ये न्यूज़ की पुरस्कार किस किस को दिए गए, कि जो भारत सरकार की टकसाल है मुंबई में उसको उत्पादकता में दिया गया, ऊर्जा संरक्षण में भारतीय सिक्योरिटी प्रेस नासिक को दिया गया। ना तो ये हमारे काम का है और ना ही ये हमारे काम का है, ये ऊपर वाला हमारे काम का है, इसको आप देख लेना।
एक शब्द सिंथेटिक योगा चर्चा में था। तो सिंथेटिक योगा क्या होता है? तो जो हमारे भारत का प्राचीन योगा है उसको ट्रेडिशनल योगा बोला जा रहा है, और जो अब मॉडर्न योगा या जो भी अदर हीलिंग मैकेनिज्म आई हैं उनको सिंथेटिक योगा बोला जा रहा है। इसमें 3 लोगों के नाम चर्चा में थे, उसको देख लेना है। एक शिल्पा शेट्टी का क्विक फिक्स योग, विक्रम चौधरी का हॉट योग और एना का फॉरेस्ट योग। तो दरअसल ये इसका व्यावसायिक प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी धन कमा रहे हैं, इतने फेमस हो गए हैं कि जो ट्रेडिशनल योगा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी ज़्यादा। तो जो ट्रेडिशनल योगा से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और शांति कुंज के प्रमुख प्रणब पांड्या। ये प्रणब पांड्या अभी कुछ समय पहले भी चर्चा में थे, जब एनडीए गवर्नमेंट ने इनको राज्यसभा में जो 12 नामित सदस्य होते हैं उनमें इनको चुना था। इन्होंने फेसबुक पेज पर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछा कि इनको बनना चाहिए नहीं, इनके फॉलोअर्स ने मना कर दिया, तो फिर इन्होंने भी उसको ठुकरा दिया था, तब भी काफ़ी चर्चा में थे। तो ये सब तो हमारे काम का नहीं था। हमारे काम का एक तो प्रीलिम्स में ये काम आ सकता है कि इन्होंने एक कमेटी वगैरह बनाई है जो अपनी रिपोर्ट देगी 21 जून को, और 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे याद रख लेना 21 जून को। और एक हमारे काम का ये हो सकता है कि ये जो प्रणब पांड्या हैं इन्होंने मांग की है कि योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है और योग पर भारत का बौद्धिक संपदा अधिकार होना चाहिए। तो ये न्यूज़ थी, कहीं काम नहीं आएगी, बस चर्चा में थी तो इसलिए बता दी। एंड एक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ये हमारे काम का है, इसको देख लेते हैं। तो आप जान रहे हैं कि राष्ट्रगान के बारे में हमने बताया था आपको कल के लेक्चर में कि कैसे कैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है इस इशू में, क्या क्या हुआ है अभी तक। अब क्या हुआ है कि एक याचिका दाखिल की गई है कि जो राष्ट्रगान को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वही दर्जा राष्ट्रगीत को भी प्रदान किया जाए, यानी कि वंदे मातरम को भी जनगण मनगण जो हमारा राष्ट्रगान है उसके समान ही दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये दर्जा देने से इनकार कर दिया है। तो प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे काम आ सकता है। कल हमने बताया था कि भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें जो पहला कर्तव्य है उसमें राष्ट्रगान की चर्चा है। तो हो सकता है कि पहला मौलिक कर्तव्य एज इट इज़ लिख दें और उसमें एक जगह लिख दें कि पूरा वो मौलिक कर्तव्य एज इट इज़। देखिए यहाँ आपको दिखा देते हैं कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। हो सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के साथ में राष्ट्रगीत भी लिख दिया जाए, का सम्मान करना। एक में संस्थाओं की जगह संवैधानिक संस्थाओं लिख दिया जाए। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं जिनमें बहुत मामूली सा अंतर होगा, कहीं संवैधानिक संस्थाओं लिखा होगा, कहीं साथ में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रगीत भी लिखा होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा प्रथम मौलिक कर्तव्य है उसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तो चर्चा है, उसमें कहीं भी राष्ट्रगीत नहीं लिखा है। तो हो सकता है प्रीलिम्स में काम आ जाए आपको, इसको आप ध्यान रखना। बाकी सोशल मीडिया से संबंधित एक न्यूज़ थी, मार्क जकरबर्ग ने बताया है कि किस तरह से सोशल मीडिया लाभकारी हो रहा है। हमारे काम का ये इसलिए हो गया है क्योंकि जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं सोशल मीडिया जो अच्छा काम कर रहा है उसमें भारत का एग्जाम्पल लिया है नरेंद्र मोदी जी का कि किस तरह से फेसबुक का प्रयोग किया जा रहा है और सोशल मीडिया के क्या लाभ हो सकते हैं। बताया है उन्होंने कि कैसे सरकार अपने शासन में पारदर्शिता ला रही है फेसबुक के माध्यम से, और किस तरह से चुनाव में लोकप्रियता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो सब। और अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले हमने आपको हुनर हाट बताया था कि हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। आज भी न्यूज़ थी कि हुनर हाट का फेसबुक पेज बनाया गया है। तो मतलब लोगों को जागरूक करने में किस तरह से सोशल मीडिया काम आ रहा है। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना। तो कभी आप ऐसे वगैरह लिखेंगे अगर सोशल मीडिया पे तो उसमें ये आर्टिकल काफ़ी काम आ सकता है, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट न्यूज़ भ्रूण लिंग जाँच से संबंधित थी। तो उच्चतम न्यायालय ने कुछ विज्ञापन थे गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सर्च इंजन्स पे, तो सर्च इंजन पे जो विज्ञापन आते थे उन विज्ञापन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इन तीनों साइट्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लिंग परीक्षण से जुड़े विज्ञापनों को बैन करने के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञ समिति बनाए। और कोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के बैन कहीं और दूसरे देशों में लगाए जा सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं लगाए जा सकते। तो भारत सरकार ने भ्रूण लिंग की जांच के संबंध में एक एक्ट बनाया हुआ है, PCPNDT एक्ट। तो आपको किसी भी बुक में वो मिल जाएगा या भारत 2017 में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। नहीं समझ में आता है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, करा देंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा इस बार प्रीलिम्स के लिए। एक छोटी सी न्यूज़ स्वच्छ धन अभियान ऑपरेशन क्लीन मनी से संबंधित थी। तो प्रीलिम्स में हो सकता है ये काम आ जाए कि ऑपरेशन क्लीन मनी क्या है। तो नोटबंदी के दौरान जो 50 दिन की अवधि थी, उस 50 दिन की अवधि में जिन लोगों ने अपने अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा रुपए जमा किए हैं,
तो उन लोगों को एसएमएस ईमेल के ज़रिए नोटिस भेजा गया है और उनसे उसका ब्यौरा मांगा गया है। तो ये जो पूरा ऑपरेशन अभियान चलाया गया है इसको माना गया है ऑपरेशन क्लीन मनी। और जिनको भेजे गए हैं उनमें आधे से लगभग आधे लोगों के जवाब आ चुके हैं। जिन लोगों के जवाब नहीं आए हैं तो न्यूज़ में था कि उन पर 31 मार्च के बाद कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च के बाद क्यों की जाएगी, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत लोगों को छूट दी गई है कि वो 31 मार्च तक अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार प्रीलिम्स के लिए, तो इसको आप दोबारा से पढ़ लेना कि किस तरह से इसमें आधी राशि को दंड के रूप में वसूल किया जाएगा और 25% को ऐसा रखा जाएगा कि गवर्नमेंट उस पर इनको इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगी और 4 साल के बाद में वो राशि इनको मिल पाएगी। एक न्यूज़ खसरा और रूबेला से संबंधित है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा टीका बनाया गया है जो खसरा और रूबेला दोनों के लिए काम करेगा। दोबारा चर्चा में था तो फिर से बता दे रहे हैं कि 2020 तक गवर्नमेंट ने खसरे को ख़त्म करने और रूबेला को नियंत्रित करने, तो ये छोटी छोटी बातें भी आप ध्यान रखना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे 19 और 20 फरवरी के करंट अफेयर्स में। गर्भित आयु से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।